कहानी शुरू होती है एक लड़के से, लियो, जो हाई स्कूल की क्लास में बैठा तो हुआ था लेकिन दिमाग पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। सबसे पीछे वाली क्लास में टिककर वो अपनी दुनिया में खोया हुआ था, जैसे किताबें उसके लिए शो पीस हो। इस बीच टीचर की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने उसका नाम लेकर उसे खड़ा किया और एक आसान सा सवाल पूछा। लियो खड़ा तो हो गया पर बोलने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। क्लास के बच्चे ये देखकर हंसने लगे जैसे उनकी जिंदगी का सबसे मजेदार सीन चल रहा हो। तभी क्लास का सबसे पढ़ाकू लड़का जैक बड़ी अकड़ के साथ उठ खड़ा हुआ। सवाल का जवाब देते हुए उसने ताना मारा, तू तो बेसिक भी नहीं जानता, पता नहीं पढ़ने क्यों आता है। उसका मकसद साफ था, लियो को छोटा दिखाकर टीचर की नजरों में खुद को हीरो बनाना। लेकिन जैक का पागलपन यही नहीं रुका। वो आगे बढ़कर लियो का हाथ पकड़ लेता है जैसे उसे मंच पर खींच रहा हो और टीचर के सामने ले जाकर कहता है, चल माफी मांग। लियो ने सख्त आवाज में जवाब दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस चैप्टर समझ नहीं आया इसलिए जवाब नहीं दे पाया। लेकिन जैक जबरदस्ती करने लगा। लियो ने उसका हाथ झटकने की कोशिश की और इसी की चेतावनी में अचानक टीचर की टेबल पर रखा कॉफी कप गिर गया। लेकिन आखिरी पल में लियो ने झटके से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, पर उस कोशिश में कुछ और टूट गया। टीचर की टेबल पर रखा वो खास ब्रश पेन जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते थे, लियो के हाथ से वो गलती से चटक गया। कुछ ही देर बाद टीचर जैक और लियो को लेकर प्रिंसिपल की ऑफिस की तरफ चल पड़े। ऑफिस में पहुंचते लियो का चेहरा उतर गया। उसे अच्छे से समझते कि जितना भी हंगामा हुआ है पूरा इल्जाम उसी पर टिका रहने वाला है। जैक वहाँ भी अपनी ड्रामा स्किल को दिखा रहा था। अंदर जाते ही वो मीठी आवाज में बोला, सर लियो की तरफ से भी माफी, असली गलती नहीं थी इसकी, बार जिसने उसे बेइज्जत किया था अंदर वही फरिश्ता बनकर खड़ा था। ये देखकर लियो का पारा चढ़ गया। वो बोला, सर ये जो भी बोल रहा है सब दिखावा है। लेकिन बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि प्रिंसिपल ने तेज आवाज में डांटा, बस एक शब्द और नहीं। फिर उन्होंने ब्रश पेन का टूटा हुआ हिस्सा उठाया और बोला, तुम्हें पता भी है तुमने क्या तोड़ा? ये मिस्टर जू की सबसे कीमती चीजों में से एक था, सदियों पुराना एंटीक ब्रश जिसकी कॉपी मिलना नामुमकिन है। लियो का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी टीचर जू ने बीच में आते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है लियो, बस मेरे लिए इस जैसा ठीक एक ब्रश ढूंढ के लिया हो। लेकिन याद रखना ये उतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। इसे ढूंढते ढूंढते तुम्हें बहुत सी ऐसी बातें पता चलेगी जो तुम्हें भी बदल देगी और मेरा ब्रश भी मुझे वापस मिल जाएगा। लियो के पास मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ना बोला तो कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो शहर के कोने कोने रास्तों में भटकता रहा, दुकान से लेके पुराने बाजार तक, लेकिन उस जैसा ब्रश कहीं नहीं मिला। एक वक्त तो उसे ये भी लगा कि शायद टीचर ने जानबूझकर उसे किसी ऐसी मुसीबत में धकेला है जिससे वो जितना आगे जाएगा उतना ही उलझता जाएगा। तभी उसकी नजर दूर भागते हुए जैक पर पड़ती है। जिज्ञासा में वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर में उसे समझ आ गया जैक भी उस ब्रश की तलाश में है और उसकी कोशिश है कि टीचर के पास वो लियो से पहले पहुंच जाए। उस समय जैक के अंकल आते हैं और कहते हैं, जिस ब्रश को ढूंढ रहे हो उसका पता मुझे लग चुका है, वो यहाँ नहीं किसी और शहर में है, चलो वहाँ चलते हैं पर पहले कुछ खा लेते हैं। ये सुनते ही लियो के भीतर उम्मीद जग उठी। उसे लगा कि अब मामला पलट सकता है। वो बिना समय गवाए दूसरे शहर की तरफ निकल पड़ा और लगातार पूछते पूछते उस दुकान तक पहुँच गया। दुकान के अंदर बैठी एक लड़की रोंगा सोप संभाल रही थी। लियो ने जैसी उसे देखा उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्म और मुस्कुराहट आ गई, जैसे पहली बार किसी को देखकर दिल धड़क उठता है। धीरे से उसने पूछा, क्या आपके पास वो खास ब्रश है? रिन ने सिर हिलाकर हाँ कहा, मैं दिखाती हूँ। वो अलमारी से ब्रश निकालकर उसके सामने लाई, लेकिन जैसे लियो हाथ बढ़ाने लगा उसने जल्दी से रोक दिया, छूना मत, अभी नहीं, ये जब तक नहीं बिक सकता जब तक मेरे ग्रैंडफादर वापस नहीं आते, उनसे पूछकर ही फैसला होगा। उस पल दरवाजा खुला और एक सूट पहना आदमी अंदर आया। रोंगा का चेहरा तुरंत सूख गया। वो उसे पहचानती थी। वो बोली, हमने तुम्हें बुलाया नहीं, बाहर निकलो। उस आदमी का नाम जैक था, इलाके में बदनाम, और उसका गुस्सा पूरे कमरे में गूंज रहा होता है। वो आगे बढ़कर ब्रश को उठाता है, ध्यान से देखा और झटखटाते हुए कहता है, ये वो नहीं जो मैं ढूंढ रहा हूँ। अगली पल उसने ब्रश को फेंक दिया, लेकिन जैसे वो गिरने वाला था लियो तेजी से आगे बढ़कर उसे हवा में ही पकड़ लेता है। जंग की आंखों में गुस्सा बढ़ता है। वो धमकी देता है, अगर वो ब्रश नहीं दिया तो मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इस पल बीच में लियो कूद पड़ता है क्योंकि उसे अभी अभी जिस लड़की के लिए फीलिंग आई है उसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। दोनों भिड़ते उससे पहले जैक अचानक चिढ़ जाता है और अपनी ताकत को झटके के साथ छोड़ता है। एक ही विस्फोट में लियो और रिन दूर जाकर गिरते हैं। रोंगा चिल्लाती है, लियो पीछे रहो। फिर वो खुद अपनी एनर्जी खोलती है। उसके हाथ से बर्फ की नोकीली वेपन बनते हैं और वो सीधा जैक पर फेंकती है, पर असर लगभग कुछ नहीं। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है क्योंकि रोंगा अपने पास से एक अनोखे सुनो ब्रश को समन करती है और उस पर टूट पड़ती है। अब जैक भी खेल में नहीं सीधा जंग के मूड में आ
जाता है। वो अपने क्लाउड ब्रश को बुलाता है और दोनों की लड़ाई एकदम पागलपन में बदल जाती है। लियो दूर खड़ा सिर्फ ये सोच रहा था, अगर मैं बीच में आया तो मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। लड़ाई के बीच जैंग चिल्ला उठता है, तुम्हारे पास वाला ब्रश ताकतवर है लेकिन मुझे हरा नहीं पाओगी। और यही कहानी पास्ट में कूदती है। एक बूढ़ा आदमी जो दुनिया का सबसे खतरनाक हंटर था, अकेले बैठकर शराब पी रहा था। उम्र उसे थका चुकी थी, लड़ाई का मन बचा नहीं था। उसे पता था कि उसकी मौत अब दूर नहीं, इसलिए वो अपनी आखिरी बची ताकत को एक ब्रश के अंदर बंद करके दुनिया को छोड़ने की तैयारी कर रहा था। अब कैमरा वापस प्रेजेंट में आता है। रोंगा और जेन की लड़ाई अब हद पार कर चुकी थी। रोंग को एक भारी झटका लगता है और उसके हाथ से वही लेजेंडरी ब्रश छूट उठता है और सीधा लियो के अंदर समा जाता है। जैसे ही वो ब्रश लियो के अंदर घुसता है, उसके शरीर में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी मौजूदगी बदलने लगती है। खड़े होने का तरीका, चेहरा, नजर सब कुछ अलग। जैंग गुस्से में फिर से उसके ऊपर वार करता है, लेकिन इस बार लियो इतनी तेजी से हिल रहा होता है कि वो उसके हर मूव को मिस कर देता है। परेशान होकर जैक अपना सबसे खतरनाक अटैक छोड़ता है, लेकिन लियो के सामने वो हमला बेबस साबित होता है। यही जैंग को समझ आता है कि उसने गलती कर दी है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाता है। जैंग के जाते ही रोंका भागती हुई लियो के पास आती है। लियो, सुन पा रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? लियो बिल्कुल ठीक नहीं था। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था और वहीं वो बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सीन में लियो खुद को एक अनजान जगह पर देखता है, पानी से घिरी हुई और बीच में एक छोटी नाव। अभी वो समझ ही रहा था कि ये जगह क्या है, तभी नाव नीचे जाने लगती है और सब कुछ डूबने लगता है। इस डर के बीच में अचानक उसकी आंख खुलती है। वो एक कमरे में लेटा है, सामने रोंगा बैठी है। कुछ ही देर में रोंगा की दादाजी मिस्टर विल अंदर आते हैं। वो सीधे बोलते हैं, तुम बेहोश इसलिए हुए थे क्योंकि उस ब्रश की ताकत तुम्हारे शरीर के अनुसार नहीं थी। लियो को तुरंत सब याद आता है, लड़ाई, हमला और वो ब्रश जो उसके अंदर समा गया था। फिर उसे याद आता है कि वो यहाँ असल में किसके लिए आया था। वो जल्दी से पूछता है, मिस्टर विल वो पाइनएप्पल वाला ब्रश क्या आपके पास है? वो मैंने एक लड़के को बेच दिया, नाम था जैन। लियो का चेहरा गिर जाता है। अब उसके पास कोई और रास्ता बचा नहीं था। वो चुपचाप उठकर जाने लगता है, लेकिन मिस्टर विल उसे रोकते हैं। आज जैसे हालत बने हैं उसके बाद ये ब्रश तुम रख सकते हो। वो उसे एक अलग ब्रश थमाते हैं और फिर कहते हैं, जिस ब्रश के लिए तुम आए थे उसकी कीमत इससे कम है, ये ज्यादा कीमती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। दूसरी तरफ कहानी एक नए किरदार की तरफ कट होती है। एक लड़की रेड कलर की ड्रेस में होती है। वो धीरे धीरे सरकारी जगह में घुसने की कोशिश करती है। वो साफ दिख रहा था कि वो यहाँ कुछ खोजने आई है, पर तभी गार्ड उसे रोक लेते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जल्दी से बहाना बनाती है, मैं बस वॉशरूम ढूंढ रही थी, रास्ता गलत पड़ गया। गार्ड उसके हाथ में मैप देते हैं, ये लो बाहर जाने का रास्ता, अगली बार ध्यान रखना। दूसरी तरफ ली धीरे धीरे कॉलेज की तरफ लौट रहा था, चेहरे पर वही टेंशन, क्योंकि उसे अभी तक वो असली ब्रश मिला नहीं था जो उसे टीचर ने लाने के लिए भेजा था। फिर भी उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी, टीचर ने कहा था कि इस सफर में तुम कुछ नया सीखोगे, और सच में लियो ने बहुत कुछ सीख लिया था और साथ में उसे एक कीमती ब्रश भी मिल चुका था। लियो सीधा मास्टर के ऑफिस की तरफ जा रहा था, सोचते हुए जैसे वो ब्रश देगा वो थोड़ा भावुक होकर कहानी भी सुना देगा ताकि टीचर उस पर नरम पड़ जाए। लेकिन लियो अभी दरवाजे तक पहुंचता, इससे पहले ही मास्टर पीछे से आते हुए पूछते हैं, लियो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियो घबरा जाता है और बिना सोचे बोल देता है, सर आपका पेन मुझे मिल गया है। टीचर ये सुनकर खुश होते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। अंदर घुसते लियो के हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि जो वो पेन देने वाला है वो असली वाला नहीं है, लेकिन अब वो कुछ बदल नहीं सकता, इसलिए चुपचाप पेन निकाल कर टीचर को देता है। अजीब बात ये थी कि जैसी लियो पेन देता है, ना जाने कैसे उसे पेन के बारे में ढेर सारी जानकारी खुद ब खुद याद होने लगती है। इतिहास, ताकत, उसके साथ जुड़े हर डिटेल, और वो टीचर को बताने भी लगता है। टीचर जो पहली नजर में समझ जाते हैं कि ये पेन काफी कीमती है, और जब लियो उसके बारे में इतनी सही जानकारी बताता है तो टीचर पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। वो खुद से पेन को इस्तेमाल करके देखते हैं और उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो बहुत खुश है। कम से कम लियो को अब ये डर नहीं था कि उसे कॉलेज से निकाला जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियो एक कैफे के कोने में बैठकर अपने फोन और नोट में गहराई तक खोया हुआ था। वो बार बार यही समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे इतनी जानकारी मिली कैसे, और वो ब्रश पेन आखिर था क्या। तभी उस दौरान कैफे का माहौल पलट जाता है। कुछ गुंडे अंदर घुसते हैं और सीधा कैफे के ओनर को धमकाने लगते हैं, जैसे वो पहले से इस जगह को अपने अंदर कब्जा चुके हो। लेकिन असली सरप्राइज तब मिलता है जब लड़ाई शुरू होती है। कैफे का ओनर जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक फाइटर भी था। 2-3 मूव में उसने कुछ गुंडों को नीचे गिरा दिया था, और तब लियो भी उसकी मदद करने के लिए बीच में उतरता है। ओनर उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम तो अभी अभी मेरे दोस्त बने थे और आज ही 7 दिन आ गए, और अब दोनों मिलकर बदमाशों का सामना कर
रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हालात पलट जाते हैं। लियो को कई लोग एक साथ घेर लेते हैं और सच में अब वो बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। 3 आदमियों का वार एक साथ आने वाला था, लेकिन उससे पहले लियो के शरीर में किसी अजीब तरह की पावर एक्टिवेट हो जाती है। उसका शरीर ऊंचाई में उड़ने लगता है, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे खींच रखा हो। लियो खुद भी घबरा गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस पावर का काम कैसे करते हैं। ये देखकर सारे गुंडे कैन पर टूट जाते हैं, लेकिन उसी पल ही लियो पलक झपकते ही उनके बीच में टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है और कुछ ही सेकंड में सारे गुंडे उठकर भाग जाते हैं। कैन उसे हैरानी से देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे सुपर ह्यूमंस पावर को छुपा रहे हो। लेकिन लियो बस थके हुए लहजे में बोलता है, यार मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा ये क्या हो रहा है, बाद में बात करूंगा। लियो एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। अभी अभी उसे अपने बारे में जितनी चीजें पता चली थी वो उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे पहली बार लगा था कि उसकी जिंदगी किसी सामान्य मोड़ पर नहीं है, बल्कि एक नए लेवल पर पहुंच रही है। लियो अपने दिमाग में बार बार नाम सोच रहा था, कभी कहता इंक ब्रश पेंटर, कभी इंक ब्रश मैन, पर जितना सोचता उतने ही उसे ये नाम अजीब लग रहे थे। उसे खुद हंसी आ रही थी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। थकान इतनी थी कि वो नाम सोचते सोचते सो गया। नींद में उसे अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखने लगा, अजीब सा चेहरा, अजीब सी आवाज, और लियो पूरी तरह घबरा जाता है। वो उठ तो जाता है, लेकिन अब नींद दूर दूर तक नहीं थी। बेचैनी इतनी बढ़ती है कि वो आधी रात कोई घर से बाहर निकल जाता है। उसके दिमाग में एक ही बातें घूम रही थी, उस शॉप पर वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा मेरे साथ क्या हो रहा है। रात गहरी थी और गली पूरी तरह गहरी थी। तभी उसे अचानक पीछे किसी की प्रेजेंट महसूस होती है। प्रेशर जैसे उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। वो धीरे से मुड़ता है और उसके ठीक पीछे एक डरावना मोस्टर खड़ा था, इतना खतरनाक कि लियो का दिमाग सुन पड़ जाता है। लियो तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन मोस्टर बिजली की तरह उसके पीछे पड़ जाता है और कुछ ही पल में उसे पकड़ लेता है। लियो खुद को दिलासा दे रहा था, मेरे पास पावर है, कुछ तो कर पाऊंगा। लेकिन जब जरूरत पड़ी वो पावर एक बार भी एक्टिवेट नहीं हुई। अब लियो को सच में लगने लगा कि यही अंत है। मोस्टर उसे खत्म ही करने वाला था। उसकी जिंदगी की पूरी हाईलाइट उसके दिमाग में फ्लैश हो रही थी। ना कभी गर्लफ्रेंड बनी, ना वो सुपर हीरो बन पाया। मोस्टर वार करने उठता है और ठीक उसी सेकंड वो जम जाता है। पूरा शरीर बर्फ की तरह रुक गया। लियो ऊपर देखता है, रोंगा वहाँ खड़ी थी बिल्कुल टाइम पर। रोंगा तेजी से लियो की तरफ आकर पूछती है, जो ब्रश तुम्हें दिया था क्या वो तुम्हारे पास है? लियो बेहद शर्माते हुए कहता है, वो मैंने अपने टीचर को दे दिया। ये सुनकर रोंगा को गुस्सा फट जाता है। वो बिना एक सेकंड गवाए मोस्टर पर टूट जाती है और उसे ऐसे खत्म करती है जैसे वो कुछ था ही नहीं। लियो एक तरफ खड़ा बस रोंगा को ही देख रहा था और उसके मन में एक ही बात चल रही थी, ये लड़की वाकई में ही कुछ अलग ही लेवल की है। लियो और रोंगो फिर से उस पुरानी शॉप में वापस जाते हैं। रोंगो बिना कुछ बोले लियो को अपने ग्रैंडफादर के सामने बैठा देती है। ग्रैंडफादर लियो को देखते ही कहते हैं, रात को जिसने तुम्हारे ऊपर वार किया था उसे लोग ब्रश पॉपिट कहते हैं। ये वो खतरनाक जीव होते हैं जिन्हें खास तरह के ब्रश पेन से बनाए जाते हैं। मैंने जो तुम्हें ब्रश दिया था, अगर वो तुम्हारे पास रहता तो तुम उस हमले से बच सकते थे, लेकिन तुमने वो ब्रश किसी और को सौंप दिया। इस पर लियो हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ वो ब्रश मैंने अपने टीचर को दे दिया। लियो थोड़ा आगे झुककर कहता है, मुझसे बात घुमाकर मत करो, साफ साफ शुरू से समझाओ, लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हो। ग्रैंडफादर धीरे से सांस लेते हैं और कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, उस समय ये दुनिया पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। हालात इतने खराब थे कि हर तरफ अफरा तफरी मची थी। उस दौर में कई ताकतवर स्पिरिट और मैजिस खत्म हो रहे थे। तब एक बेहद शक्तिशाली मैजिस ने सभी स्पिरिट्स को अलग अलग ब्रशेस के अंदर कैद करना शुरू कर दिया। उस कैद हुई स्पिरिट में से एक स्पिरिट अभी तुम्हारे पास मौजूद है और लियो वो स्पिरिट कोई आम स्पिरिट नहीं है, वो पूरी स्पिरिट जनजाति की किंग है। लियो की आंखों में थोड़ी चमक आती है, तो इसका मतलब मैं उन सारी ब्रशेस का राजा जैसा कुछ हूँ। ग्रैंडफादर सिर हिलाकर कहते हैं, संभावना है लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो उस स्पिरिट की एक छोटी सी टुकड़ी है। इतने में ही ग्रैंडफादर चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वो लियो के पीछे कुछ महसूस करते हैं और बिना एक सेकंड गवाए पीछे दुश्मन पर वार कर देते हैं। जिस आदमी ने हमला किया था उसका नाम ली था और उसका इरादा सीधा लियो को खत्म करने का था। वजह थी कि लियो के अंदर मौजूद स्पिरिट ब्रश बाकी सभी ब्रशेस में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और लियो उसी की तलाश में था। ये कोई मामूली दुश्मन नहीं था, एक बहुत बड़ी ताकतवर फैमिली का हेड था। ली लियो पर वार करने वाला था कि रोंगा बीच में आकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन ली बिना किसी मुश्किल से उसके अटैक को रोक लेता है और उल्टा रोंगो पर ही एक बहुत खतरनाक वार कर देता है। रोंगो को गिरता देखकर लियो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन ग्रैंडपा सही समय पर माहौल को संभाल लेते हैं। इसके बाद ली का गुस्सा फट जाता है। वो एक ही बार में कई सारे हमले शुरू कर देता है, मगर ग्रैंडफादर भी साधारण लेवल के नहीं थे। वो पूरे दम से उसका सामना कर रहे थे। उधर लियो रोंगो से घबराहट में पूछता है, ये सब क्या चल रहा है?
रोंगो जल्दी से समझाती है तुम्हारे अंदर जो स्पिरिट ब्रश है वो टॉप 7 ब्रशेस में से गिना जाता है और ये आदमी ली उन 7 ब्रश को इकट्ठा करता है। इसके लिए वो तुम्हें मारकर तुम्हारे अंदर से वो ब्रश निकाल पाएगा। इतने में लड़ाई और भड़क जाती है। ग्रैंडपा अब भी टिके थे लेकिन उनकी हालत साफ बिगड़ रही थी। उम्र की वजह से वो ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते। इतना देखकर रोंगा खुद लड़ने का फैसला करती है। वो लियो से कहती है तुम जितना दूर हो सके भाग जाओ, अगर मैं नहीं रोक पाई तो वो तुम्हें भी खत्म कर देगा। दूसरी तरफ ली ग्रैंडफादर को मारने ही वाला था कि अचानक ली की शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती है। वो एक सुरक्षा घेरा बनाकर ग्रैंडपा को बचा लेता है। ग्रैंडपा घबराहट में बोलते हैं लियो तुम यहाँ मत रुको, तुम इसके सामने नहीं जीत सकते, भाग जाओ। लियो ग्रैंडफादर की बात को सुनकर साफ कह देता है मैं अब लड़ाई में उतर चुका हूँ, भागने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन लियो की ताकत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। कमजोरी का फायदा उठाकर ली उसे पकड़ लेता है और अब लियो को खत्म ही करने वाला था कि अचानक ग्रैंडफादर बीच में आ जाते हैं और वो पूरा वार खुद पर ले लेते हैं। वो वार इतना भयानक था कि वो वहीं गिर पड़ते हैं, लेकिन गिरने से पहले वो लियो को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि लियो को मजबूरन पीछे हटकर वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर अभी जिंदा है। वो धीरे से लियो से कहते हैं तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उस ब्रश को अपने अंदर से निकालने का रास्ता ढूंढना होगा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। लियो उनकी बात काट कर बोलता है नहीं अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं इस ब्रश को कंट्रोल करना सीखूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप और रोंगा की जान खतरे में पड़े। ग्रैंडफादर गहरी सांस लेते हुए कहते हैं अगर तुमने ठान लिया है तो ठीक है, इस ब्रश को संभालना मुश्किल है लेकिन मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, पहले मुझे थोड़ा आराम करने दो। रोंगा तुरंत बीच में बोलती है आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते लियो की ट्रेनिंग मैं संभाल लूंगी। और इतनी भारी घटनाओं के बाद भी हमारा लियो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था क्योंकि रोंगा ही अब उसे ट्रेन करने वाली थी।